बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बुक में ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और हम अपने लास्ट टाइम जो हम टॉपिक्स थ्रेड के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसके रिमेनिंग टॉपिक्स पे जो है वो डिटेल से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थ्रेड के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिवाइज़ कर लेते हैं कि बेसिकली थ्रेड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली थ्रेड आपके पास एक सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है। ये किसी का भी काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जो थ्रेड होते हैं ये सीपीयू को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इन थ्रेड्स का अपना एक आईडी होता है, ये एक प्रोग्राम काउंटर को इस्तेमाल करते हैं। इनका एक रजिस्टर का सेट होता है और इनके एक स्टैक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारा उसका जो थ्रेड है ये उसका हिस्सा होते हैं। और ये जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं ये आपके पास दो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। एक हमारे पास कोड सेक्शन होता है, ये से शेयर करते हैं, और एक हमारे पास डाटा सेक्शन होता है। तो कोड सेक्शन और डाटा सेक्शन इन दोनों को ये शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ाइल ओपन है या कोई सिग्नल्स वगैरह हैं तो ये उन्हें भी थ्रेड्स शेयर करते रहते हैं। और हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स हो सकते हैं। एक को हम सिंगल थ्रेड कहते हैं, इसके अंदर एक ही थ्रेड होता है और एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स भी होते हैं। इन मल्टीपल थ्रेड्स में हमारे पास एक से ज़्यादा जो टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और हम अगर हमारे पास प्रोसेसर्स एक से ज़्यादा हों तो हम मल्टीपल टास्क्स की मदद से मुख्तलिफ़ थ्रेड्स को एक वक्त में भी परफॉर्म करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास थ्रेडिंग इश्यूज़ हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो थ्रेड्स के साथ हम जो है रिलेट करते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो सिस्टम कॉल्स हैं, एक फॉर्क है और एक एग्जी सिस्टम कॉल है। सबसे पहले हम इन सिस्टम कॉल्स को देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या काम करती हैं। फॉर्क जो हमारे पास सिस्टम कॉल है, द फॉर्क सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस which runs concurrently with the process that makes the fork call parent process। यानी फॉर्क में हमारे पास जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो ये एक नए प्रोसेस को जो है वो क्रिएट करता है। ये जो हमारे पास नया प्रोसेस है इसको हम बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे ही ये जो चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास होता है, ये चाइल्ड प्रोसेस आपके पास वो सारे के सारे जो प्रोसेस पेरेंट चला रहा होता है, ये सारे के सारे वो प्रोसेस भी साथ में रन कर रहा होता है। यानी जो जो काम पेरेंट जो है परफॉर्म कर रहा होगा, ये जो आपके पास है ये भी सारे काम वो परफॉर्म करता है। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, जो दोनों प्रोसेस होते हैं पेरेंट और चाइल्ड दोनों एग्जीक्यूट करते हैं इस फॉर्क सिस्टम कॉल की मदद से। यानी जो जो काम पेरेंट परफॉर्म कर रहा होगा वही सेम जो काम है वो चाइल्ड भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये दोनों सेम काम कर रहे होते हैं तो ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये प्रोग्राम काउंटर उसी प्रोग्राम काउंटर को सीपीयू के रजिस्टर्स को और जो फाइल्स ओपन की गई होती हैं पेरेंट प्रोसेस के अंदर वो सारी की सारी ये भी शेयर कर रहा होता है। तो फॉर्क सिस्टम एक जब भी कॉल करता है उससे एक चाइल्ड प्रोसेस बन जाता है और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो सेम काम करता है जो पेरेंट परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास है एग्जी जो है सिस्टम कॉल। ये आपके पास एग्जी का सिस्टम कॉल क्या करती है, ये रिप्लेस कर देती है द एग्जी फैमिली ऑफ फंक्शन रिप्लेसेस द करंट रनिंग प्रोसेस विद द न्यू प्रोसेस। यानी अगर आप एक प्रोसेस को चला रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा होगा, जैसे ही एग्जी की कमांड चलाई जाती है तो ये पिछली कमांड को छोड़ के एक नई जो कमांड है उस स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सी को प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं और सी के प्रोग्राम के रन करने के दौरान में हम चाहते हैं किसी और सी प्रोग्राम को हम चलाना चाहते हैं तो हम एग्जी की कमांड की मदद से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ हम भी जा सकते हैं।
हम इसको डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश कर लेते हैं। फ़ोर्क आपके पास है, जैसे ही देखें फ़ोर्क सिस्टम जो है इसको कॉल किया गया, इसके दो हमारे पास जो है वो जो है प्रोसेस बन गए हैं। एक हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है जो पहले से ही चल रहा था, और एक आपके पास चाइल्ड जो है वो प्रोसेस जो है वो साथ में बन जाता है। तो पेरेंट और चाइल्ड बन जाते हैं, तो ये दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। और जब ये आपके पास चाइल्ड प्रोसेस जब ख़त्म होगा, पेरेंट जब ख़त्म होंगे, तो ये अब बाद में अपना काम प्रोसेस जो है वो उसे कंप्लीट करते हैं। जबकि हमारे पास जो एक्जी कमांड होती है, आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप जैसे ही इस कमांड को चलाते हैं, तो ये प्रोग्राम नंबर 1 को के बाद जैसे ही ये हमारे पास सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, तो ये प्रोग्राम नंबर 2 की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब हमारे पास इन फोर्क और एक्जी की वजह से जो कुछ इश्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थ्रेड है, उसको वो फोर्क को कॉल कर लेता है, तो अब हमारे पास अगर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, तो क्या हमारे पास जो नया प्रोसेस क्रिएट होगा, क्या वो सारे के सारे जो थ्रेड्स हैं वो उसको डुप्लिकेट कर देगा, या आपके पास जो नया प्रोसेस है जो सिंगल थ्रेड है, ये सिर्फ उसको ही जो है वो कॉल कर सकता है। हमारे पास यूनिक्स सिस्टम्स के अंदर हमारे पास ये चॉइस होती है। हमारे पास 2 वर्जन्स होते हैं फॉर के, जिसमें आपके पास एक में वो डुप्लिकेट करता है सारे थ्रेड्स को, और दूसरे के अंदर सिर्फ उस थ्रेड को इन्वोक किया जाता है जिसके ज़रिए से फोर्क को कॉल किया जाता है। तो अब इसी तरह हमारे पास जो एक्जी सिस्टम कॉल है वो भी तकरीबन इसी तरह से ही काम कर रही होती है। अगर आपके पास एक थ्रेड है वो एक्जी सिस्टम को कॉल कर लेता है, तो जो हमारे पास प्रोग्राम है जो हमने उस पैरामीटर के अंदर स्पेसिफाई किए होते हैं, तो वो रिप्लेस कर देगा सारे के सारे प्रोसेस को जो कि हमारे पास थ्रेड्स पहले से चल रहे थे, उन सारे के सारे थ्रेड्स को वो रिप्लेस कर देता है। इसी तरह अगर हम जो एक्जी की है वो उसको हम फोर्क कॉल के फ़ौरन बाद, यानी एक्जी की इसके बाद हम फ़ौरन फोर्क की जो स्टेटमेंट है या सिस्टम कॉल है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जो हमारे पास थ्रेड्स हैं अननेसेसरीली उनको वो डुप्लिकेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे हमने प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया है पैरामीटर एक्जी को, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे प्रोसेसेस को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास इस सूरत हाल में हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि जिस प्रोसेस को हमने कॉल किया, सिर्फ वही जो सिस्टम कॉल है या जो प्रोसेस है सिर्फ उसी को ही डुप्लिकेट किया जाए, लेकिन ये बाकी जितने भी थ्रेड्स चल रहे होंगे उनको भी वो डुप्लिकेट कर देगा। हमारे पास इसके बाद एक और जो इशू है उसको हम कैंसिलेशन इशू कहते हैं। हमारे पास द थ्रेड कैंसिलेशन इज़ द टास्क ऑफ टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज़ कंप्लीटेड। यानी थ्रेड कैंसिलेशन आपके पास क्या होती है कि हम अभी वो थ्रेड आपके पास कंप्लीट नहीं हुई और हम उसको कंप्लीट होने से पहले टर्मिनेट कर दें, इस प्रोसेस को हम कैंसिलेशन कहते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, और वो मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो किसी डेटाबेस में से किसी डाटा को जो है वो सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स उस डाटा को ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही एक थ्रेड को वो रिज़ल्ट मिल जाता है और वो थ्रेड वापस आता है, तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम कैंसिलेशन कहते हैं, क्योंकि एक थ्रेड ने डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा था उसको फाइंड कर लिया है, अब बाकी सारे थ्रेड्स को ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह हम एक और सिचुएशन हमारे पास है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो स्टॉप का बटन, वेब ब्राउज़र के ऊपर एक स्टॉप का बटन जो है वो प्रेस कर देता है, यानी इसको वो ये चाह रहा है कि वो मज़ीद फर्दर लोड ना हो। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम किसी वेब पेज को लोड कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे आपके पास थ्रेड्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। हमारे पास इमेजेस जो हो रही होती हैं वो एक सेपरेट थ्रेड के अंदर लोड हो रही होती हैं। अब जब यूज़र स्टॉप के बटन को प्रेस कर देता है ब्राउज़र के ऊपर, तो हमारे पास जितने भी थ्रेड्स होते हैं जो पेज के ऊपर लोड हो रहे होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं।
तो अ थ्रेड दैट इज़ टू बी कैंसल्ड ऑफन रेफर्ड टू एज द टारगेट थ्रेड। तो जिस थ्रेड को कैंसिल किया जाता है उसको हम आमतौर पे टारगेट थ्रेड भी कहते हैं। हमारे पास जो कैंसिलेशन होती है, हमारे पास उसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड हमारे पास आसिंक्रोनियस कैंसिलेशन होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, वन थ्रेड इमीडिएटली टर्मिनेट्स द टारगेट थ्रेड। जैसे ही आसिंक्रोनियस कैंसिलेशन अकर होती है या जैसे ही हम आसिंक्रोनियस कैंसिलेशन करते हैं तो जितने भी थ्रेड्स होते हैं, टारगेट थ्रेड्स होते हैं, वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, उसी वक्त ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आसिंक्रोनियस कैंसिलेशन के अंदर जो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, द डिफ़िकल्टी विद कैंसिलेशन अकर्स इन situation where resources have been allocated to a cancel thread or where a thread is cancelled while in the middle of the updating data। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक थ्रेड है उसको कैंसिल कर देते हैं। अब वो जो थ्रेड है जो जिसको हमने कैंसिल किया है उस वक्त वो किसी रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा था या उसको कोई रिसोर्स जो है उसको एलोकेट किया गया हुआ था, या वो जो आपके पास थ्रेड है वो किसी डाटा को अपडेट कर रहा था, अब दरमियान में इस वक्त मौजूद है और अगर हम उस थ्रेड को कैंसिल कर देते हैं तो अब आपके पास जो शेयरिंग है, जो थ्रेड से सारा डाटा शेयर कर रहे थे वो सारा का सारा डाटा स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में क्योंकि हमने आसिंक्रोनस कैंसिलेशन किया तो जितने भी थ्रेड्स हैं वो अगर अपडेटिंग में थे या दरमियान में इस वक्त मौजूद थे वो सारे के सारे अगर रुक जाते हैं तो हमारे पास ट्रबल बन जाएगी। हमारे पास आसिंक्रोनस कैंसिलेशन के अंदर अक्सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम रिसोर्सेज को रीक्लेम करता है, यानी कि उसको वो उस वक्त उसको कैंसिल कर देता है, लेकिन जो थ्रेड क्योंकि कैंसिल हो चुका हुआ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा होता है। तो हमारे पास जो आसिंक्रोनस की मदद से जब हम किसी भी थ्रेड को कैंसिल करते हैं तो वो हमारे पास हो सकता है कि आपके पास जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो उनको फ्री ना कर पाए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त वो इस्तेमाल में रिसोर्सेज यूज़ में होते हैं तो सारे रिसोर्सेज बंद होने की सूरत में हो सकता है कि हमारे रिसोर्सेज कम्प्लीटली फ्री ना हो पाए। दूसरा हमारे पास मेथड होता है, इसे हम डेफर्ड कैंसिलेशन कहते हैं। इसके अंदर द टारगेट थ्रेड पीरियोडिकली चेक्स वेदर इट शुड टर्मिनेट allowing it an opportunity to terminate itself in an orderly fashion। इसके अंदर हम चेक्स लगाते हैं कि किसी भी हमने जो थ्रेड है उसको हमने कैंसिल करना है या नहीं करना। तो इससे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम इसको जो है हमारे पास ये इसको हमें अलाउ करता है कि जिससे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अगर किसी यानी थ्रेड को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। हमारे पास जो डेफर्ड कैंसिलेशन होती है इसके अंदर आपके पास एक थ्रेड जो होता है वो टारगेट करता है, यानी कि किसी जिस थ्रेड को हमने कैंसिल करना होता है वो उसको चेक करता है, उसको पहले टारगेट बनाता है। और अगर कैंसिलेशन अगर हम उसको किसी भी थ्रेड को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले उस थ्रेड को चेक किया जाता है, उसको एक फ्लैग उसके लिए एक जो है वो फ्लैग जनरेट किया जाता है, उसका एक फ्लैग जो है वो चेक लगा दिया जाता है जो कि ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि क्या हमने इस थ्रेड को कैंसिल करना है या नहीं करना। तो हमारे पास इस थ्रेड के अंदर जो होता है वो चेक पॉइंट्स बन जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है क्या इस थ्रेड को कैंसिल करना सेफ़ है या हम इस थ्रेड को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पी थ्रेड्स हमारे पास जो होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास इसी तरह से पॉइंट्स बन जाते हैं जिनको हम कैंसिलेशन पॉइंट्स कहते हैं। तो दो हमारे पास मेथड है, आसिंक्रोनस जिसके अंदर जैसे ही हम किसी थ्रेड को कैंसिल करते हैं इमीडिएटली सारे के सारे थ्रेड्स जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और अगर उस दौरान में कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हों तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो आपके हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करें और वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको वो थ्रेड को कैंसिल ना करने दें। जबकि डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर हमारे पास चेक पॉइंट्स बन जाते हैं, किसी भी थ्रेड को कैंसिल करने से पहले एक चेक पॉइंट बनाया जाता है और उसे देखा जाता है क्या ये जो हमारे पास थ्रेड है जिसको हम कैंसिल करना चाह रहे हैं क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास एक और जो इशू है उसको हम सिग्नल हैंडलिंग कहते हैं।
A signal is used in Unix system to notify a process that a particular event has occurred. तो सिग्नल बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर नोटिफाई कर रहा होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट अकर होना हो, तो उसके लिए हम एक सिग्नल जनरेट करते हैं। यानी अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए एक सिग्नल जनरेट हो जाता है जो ये बताता है कि ये जो प्रोसेस है ये चलने वाला है। और ये जो हमारे पास सिग्नल है ये सिंक्रोनियसली भी रिसीव हो सकता है और असिंक्रोनियसली भी रिसीव हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसका सोर्स क्या है और या हमारे पास जो इवेंट है उसको किस तरीके से सिग्नल किया गया है। हमारे पास जितने भी सिग्नल्स हैं वो ये 3 पैटर्न्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। नंबर 1, आ सिग्नल इज़ जनरेटेड बाय द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। सिग्नल जो है वो किसी ख़ास इवेंट के लिए जो है उसको अकर किया जाता है। नंबर 2, आ जनरेटेड सिग्नल इज़ डिलीवर्ड टू अ प्रोसेस। जैसे ही वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए उस प्रोसेस सिग्नल को जनरेट किया जाता है, जनरेट होने के बाद उसको डिलीवर कर दिया जाता है उस प्रोसेस के लिए जिसके लिए वो सिग्नल जनरेट किया गया है। नंबर 3, वंस डिलीवर्ड द सिग्नल मस्ट बी हैंडल्ड। जैसे ही ये जो सिग्नल है वो उसको हैंडल किया जाता है तो हमारा ये जो प्रोसेस है वो सिग्नल जो है वो सिग्नल जो है उसको हैंडल करना शुरू कर देता है। तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम उसको पर्टिकुलर इवेंट को जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद उसको जो सिग्नल है उसको डिलीवर करेंगे और डिलीवर होने के बाद सिग्नल को जो है वो हैंडल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिंक्रोनियस सिग्नल के अंदर हमारे पास कोई एक ऐसी आप मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इलीगल मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसी मेमोरी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती और हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारे पास सिंक्रोनियस सिग्नल की एग्जांपल हो जाती है। या आप किसी नंबर को अगर ज़ीरो के साथ डिवाइड करना चाह रहे हो तो बेसिकली किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करना इन्फिनिटी होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंक्रोनियस जो सिग्नल्स होते हैं ये जनरेट होते हैं। तो अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जो इनमें से किसी भी किस्म के एक्शन को परफॉर्म करता है तो हमारे पास सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा और जैसे ये सिग्नल जनरेट हो जाएगा तो उसके साथ ही इसकी जो सिग्नल की एग्जीक्यूशन है ये भी साथ ही हो जाती है। अब हमारे पास जो सिग्नल की हैंडलिंग है हमारे पास इसके 2 पॉसिबल हैंडलर जो हैं वो पॉसिबल वेज़ हैं। एक को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर और दूसरा हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड सिग्नल हैंडलर। हमारे पास जितने भी डिफ़ॉल्ट सिंगल हैंडलर हैं वो हमारे पास कर्नल की मदद से चलते हैं। यानी कि जब भी आपके पास डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर चलेगा आपके पास वो हमेशा कर्नल की मदद से उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसको जो है वो यूज़र डिफाइंड सिंगल हैंडलर की मदद से उसको रोका जा सकता है, जिसको हम हैंडल द सिग्नल भी कहते हैं। यानी कि वो उसको जो सिग्नल है उसको वो हैंडल करना शुरू कर देता है। हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैंडल होते हैं। कुछ सिग्नल्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी विंडो का साइज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है उसको हैंडल किया जाएगा, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और कुछ आपके पास ऐसे सिग्नल्स होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इलीगल मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो तब भी सिग्नल क्रिएट हो जाएगा और ये जो ऐसी सूरत में इलीगल मेमोरी की सूरत में इसको प्रोसेस को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। सिग्नल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास सिंगल थ्रेड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उसमें तो बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो सिंगल थ्रेड है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, सिग्नल्स आर ऑलवेज डिलीवर टू अ प्रोसेस। आपके पास जो हमारे पास सिग्नल है एक ही थ्रेड चल रहा होगा तो जैसे ही वो सिग्नल जनरेट होगा उसको प्रोसेस की तरफ डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास अगर मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड हों तो फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसमें क्रिएट हो जाती हैं। प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लिकेशन बन जाएंगी जहाँ पर हमारे पास प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स मौजूद होते हैं। कहाँ पर कब और कौन से सिग्नल को हमने डिलीवर करना है तो हमारे लिए इसमें जो है फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास नंबर 1 है डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज।
एक तरीकाकार ये है कि जो हम सिग्नल है उसको डिलीवर करें उस थ्रेड को जिसके लिए सिग्नल अप्लाई किया गया है। दूसरा मेथड ये है कि डिलीवर द सिग्नल टू एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जितने भी थ्रेड्स चल रहे हैं वो जो सिग्नल है सारे के सारे थ्रेड्स को डिलीवर कर दिया जाए। थर्ड, डिलीवर द सिग्नल टू द सर्टेन थ्रेड इन द प्रोसेस। या हम जो सिग्नल है वो किसी ख़ास थ्रेड को, जो प्रोसेस के अंदर एक ख़ास थ्रेड है, सिर्फ हम उसी को ही जो है वो उसको डिलीवर कर दें। और नंबर 4, असाइन अ स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल सिग्नल्स फॉर द प्रोसेस। या हम क्या करें, किसी एक थ्रेड को स्पेसिफाई कर दें, जैसे ही आपके पास सिग्नल जनरेट हो तो वो जो स्पेसिफिक थ्रेड है वो ही सिर्फ उसको असाइन किया जाए और फिर उसके बाद वो जो थ्रेड है वो उसको सिग्नल को जो है आगे प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर ले। तो सिंगल थ्रेड्स के अंदर यानी एक ही सिग्नल है वो उस थ्रेड को चला जाता है, जबकि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमारे पास ये जो 4 तरीके हैं ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डिपेंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर। हमारे पास जो मल्टी थ्रेडिंग होती है यूनिक्स के अंदर, इसके अंदर हमारे पास आपके पास ये अलाउ करता है हम किस सिग्नल को उसने एक्सेप्ट करना है और किस ब्लॉक के अंदर उसने भेजना होता है। हमारे पास आसिंक्रोनस सिग्नल्स हमारे पास होते हैं वो कुछ ऐसे जो है थ्रेड्स की तरफ भी भेजे जाते हैं जो ब्लॉक नहीं हो सकते। तो यूनिक्स के अंदर हमारे पास इस तरह से मेथड इस्तेमाल होता है, जबकि विंडोज़ के अंदर हमारे पास सिग्नल्स की सपोर्ट नहीं होती। यानी यूनिक्स के अंदर सिग्नल्स होते हैं लेकिन विंडो के अंदर सिग्नल की सपोर्ट नहीं होती। ये इसके अंदर हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो असिंक्रोनियस प्रोसीजर कॉल्स है, इसको APCs कहा जाता है। तो APC आपके पास एक फैसिलिटी होती है जो किसी भी थ्रेड को अलाउ करता है कि वो किसी भी फंक्शन को जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं यूज़र थ्रेड की मदद से, वो उसकी नोटिफिकेशन को रिसीव करता है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के। तो यानी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के को नोटिफाई करना चाहते हैं तो APC जो है वो थ्रेड जो होता है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसका नाम बता रहा है, हमारे पास असिंक्रोनस सिग्नल ये तकरीबन जो इक्विवेलेंटली होता है, जिस तरह हमारे पास असिंक्रोनस सिग्नल यूनिक्स के अंदर हम सिग्नल कह लेते हैं और हमारे पास विंडोज़ के अंदर इसे हम APC कहते हैं। डी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और जो इशू है वो हमारे पास थ्रेड पूल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेब सर्वर है, वो एक जो है वो सर्विस की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव करता है। वो क्या करेगा, जैसे ही उसको एक रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो एक अलग से उसका थ्रेड जो है वो क्रिएट कर देगा ताकि सर्विस की जो सर्विस आई है उसके रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। तो इसी तरह से होता है, वेब सर्वर के ऊपर जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक थ्रेड क्रिएट कर देता है। जो पहला इशू है हमारे पास वो है बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट द थ्रेड। किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ वक्त दरकार होता है, उस थ्रेड को क्रिएट करने में कुछ वक्त लग जाता है, उसको सर्विस देने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होते हैं। हमारे पास ये है कि आपके पास किसी थ्रेड को डिस्कार्ड करना और जैसे ही आपके पास वो थ्रेड कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कंप्लीट होने के बाद वो थ्रेड जो होता है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो जैसे ही सर्विस प्रोवाइड करनी होती है तो एक थ्रेड क्रिएट किया जाता है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और काम कंप्लीट होने के बाद वो थ्रेड कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा सेम प्रोसेस को जनरेट करना हो तो दोबारा से थ्रेड को क्रिएट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास दूसरा इशू है वो ज़्यादा उसमें अंदर प्रॉब्लम है, यानी अगर हम बहुत सारी रिक्वेस्ट को इसी तरह से नए न्यू थ्रेड्स बना के अलाउ करते रहें, यानी जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती जाएं और हम उनको अलाउ करते रहें और वो थ्रेड्स बनते रहें, तो हमारे पास कोई उसका बाउंड्री नहीं है, बाउंड ऑन द नंबर ऑफ थ्रेड्स कंकरेंटली एक्टिव, यानी हम कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो हमारे पास अनलिमिटेड थ्रेड्स कुड एग्जॉस्ट सिस्टम रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम और मेमोरी। और अगर बहुत सारी आपके पास रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती हैं तो ये थ्रेड्स क्या होंगे, ये बहुत सारे
अनलिमिटेड नंबर्स के ऊपर थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर वो हमारे जो CPU के रिसोर्सेज हैं उनसे आगे चले जाएंगे। हमारा जो CPU का टाइम और मेमोरी है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और बाकी सारे काम भी हमारे उससे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कि हमारे पास थ्रेड को क्रिएट करने में जो वक्त लगता है, और दूसरा इशू कि हम नंबर ऑफ़ थ्रेड्स को बाउंड कर सकें, इसका हमारे पास जो सलूशन है वो बेसिकली थ्रेड पूल है। तो अब हम थ्रेड पूल को देखते हैं कि थ्रेड पूल क्या होता है। द जनरल आइडिया बिहाइंड अ थ्रेड पूल इज़ टू क्रिएट अ नंबर ऑफ़ थ्रेड्स एट प्रोसेस स्टार्टअप एंड प्लेस देम इनटू अ पूल वेयर दे सिट एंड वेट फॉर वर्क। तो बेसिक आइडिया हमारे पास थ्रेड पूल का ये है कि हम कुछ नंबर ऑफ़ थ्रेड्स को शुरू में स्टार्टअप के ऊपर हम क्रिएट कर लें और उसका एक पूल बना लें और ये थ्रेड्स हम उस पूल के अंदर रख लें, जहाँ पर ये बैठे रहें और वक्त जैसे ही इनको किसी काम का इंतज़ार करते रहें, जैसे ही इनको काम मिले तो फ़ौरन उसको परफॉर्म करना शुरू कर दें। जैसे ही कोई आपके पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, वो उस थ्रेड को अवेक करें पूल में से, यानी एक थ्रेड को वहाँ से उठा ले और अगर एक अवेलेबल है और जो उसकी रिक्वेस्ट है सर्विस की उसको उस जो हमारे पास पूल है उसको पास कर दें। जैसे ही वो थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर ले, अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर ले, वो दोबारा वापस पूल में चले जाए और उसके बाद मज़ीद काम के लिए वो इंतज़ार करना शुरू कर दें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पूल के अंदर कोई भी थ्रेड अवेलेबल ना हो, सब के सब इस्तेमाल में हो, तो सर्वर इंतज़ार करें यहाँ तक कि कोई पूल में से थ्रेड जो है वो फ्री हो जाए। और हमारे पास जो थ्रेड पूल्स हैं इसके जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं, तो इसमें नंबर 1 ही है, सर्विसिंग आ रिक्वेस्ट विद एन एग्जिस्टिंग थ्रेड इज़ यूजुअली फास्टर दैन वेटिंग टू क्रिएट अ थ्रेड। वही जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लास्ट स्लाइड में, कि हमारे पास किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने में जो टाइम लगता है, तो अगर पहले से ही थ्रेड क्रिएट हुआ होगा तो उसकी सर्विस की रिक्वेस्ट को हम बड़ी तेज़ी के साथ हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। यानी कि थ्रेड पहले से ही मौजूद है तो हमारे पास किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए जो टाइम है वो बच जाएगा। और दूसरा, अ थ्रेड पूल लिमिट्स द नंबर ऑफ़ थ्रेड्स दैट एग्जिस्ट एट एनी वन पॉइंट। और जो दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम था कि अनलिमिटेड जो थ्रेड्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उसकी मदद से हम थ्रेड पूल की मदद से जो हमारे पास जो थ्रेड्स हैं उनको भी हम लिमिटेड कर सकते हैं और इसको उन नंबर ऑफ़ थ्रेड्स की को हम कंट्रोल भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये थ्रेड पूल की मदद से हम इस इशू को बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक जो और टॉपिक है उसको हम कहते हैं थ्रेड स्पेसिफिक डाटा। थ्रेड्स बिलोंगिंग टू अ प्रोसेस शेयर द डाटा ऑफ द प्रोसेस। जो थ्रेड्स होते हैं वो बेसिकली डाटा को शेयर कर रहे होते हैं उस प्रोसेस के। हमारे पास ये जो शेयरिंग हो रही होती है वो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास हमें उसके बेनिफिट्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसे थ्रेड्स भी होते हैं जिनको अपनी वो चाहते हैं कि उनकी अपनी सर्टेन डाटा की अपनी कॉपी उनके पास मौजूद होना चाहिए। तो इस कोई ऐसा थ्रेड यानी जो ना सिर्फ ये कि डाटा को शेयर करने के बजाय उसकी कंप्लीट कॉपी अपने पास रखना चाह रहा हो, तो इस तरह के थ्रेड को हम थ्रेड स्पेसिफिक डाटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, वो आपके पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम किसी जो है ट्रांजैक्शन को हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक अलग से सेपरेट थ्रेड की मदद से, और हमारे पास जो थ्रेड्स हैं उनको हम एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी हर एक थ्रेड क्रिएट करते हैं उसको हम एक नया आइडेंटिफायर या एक आईडी असाइन करते हैं और उसको वो जो है वो सारा का सारा डाटा उसको असाइन कर देते हैं और वो कम्प्लीटली अपना काम परफॉर्म करता रहता है। हमारे पास इसके लिए लाइब्रेरीज़ होती हैं हमारे पास Win32 के अंदर, और पी थ्रेड्स हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसी तरह स्पेसिफिक डाटा के लिए। तो इसी तरह जावा जो है वो भी इसके जो स्पेसिफिक डाटा है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं शेड्यूलर एक्टिवेशंस। An issue to be considered with multi-thread programs concerns communication between the kernel and the thread library, which may be required by the many-to-many and two-level models. हमारे पास एक इशू जो है वो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स के अंदर वो बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही होती है
कर्नल के दरमियान में और थ्रेड लाइब्रेरी के दरमियान में, कि कर्नल और थ्रेड की जो लाइब्रेरी है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन किस तरह से की जाएगी। हमारे पास इसके दो मेथड होते हैं, इसको हम मैनी टू मैनी भी कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास 2 लेवल मॉडल्स भी होते हैं। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ये हमारे पास जो कर्नल थ्रेड्स होते हैं वो इनको अलाउ कर रहा होता है कि वो अपने जो उनको एडजस्ट कर ले उसकी परफॉर्मेंस को, यानी परफॉर्मेंस बेहतर इससे हम कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी जो सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो हमारे पास बाज़ दफ़ा मैनी टू मैनी होती हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पास 2 लेवल मॉडल्स होते हैं और हम उसके अंदर हम कोई इंटरमीडिएट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर उसके दरमियान में यूज़र और कर्नल थ्रेड्स के दरमियान में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है इसको हम आम तौर पे लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं और इसको हम LWP जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसी तरह अब हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी है और 2 लेवल हमारे पास मॉडल्स हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक कर्नल के थ्रेड्स को एलोकेट करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन, तो हमारे पास टिपिकली जो है हम एक इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं यूज़र और कर्नल थ्रेड्स के दरमियान में, जिसे हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। ये हमारे पास एक थ्रेड है और ये हमारे पास एक कर्नल है, तो इन दोनों के दरमियान में हमने एक लाइट वेट प्रोसेस जो है वो उसके में इस्तेमाल किया है। अब ये जो लाइट वेट प्रोसेस है, इट अपीयर्स टू बी अ वर्चुअल प्रोसेस ऑन विच प्रोसेस कैन शेड्यूल यूज़र थ्रेड्स टू रन। तो अब जितने भी हमारे पास यूज़र के थ्रेड्स हैं वो इस LWP के ऊपर आ रहे होते हैं और यहाँ से वो चल रहे होते हैं। ईच LWP अटैच टू द कर्नल थ्रेड, और ये जो हमारे पास LWP के थ्रेड्स हैं ये कर्नल के साथ उस वक्त अटैच होते हैं। Scheduler activation provides up calls a communication mechanism from the kernel to the up call handle in the thread library। तो ये जो हमारे पास शेड्यूलर होते हैं ये एक अप कॉल जो है वो अप कॉल उसको हम कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से ये कर्नल को कॉल करते हैं थ्रेड लाइब्रेरी में से, और ये जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को अलाउ करती है कि हम मुख्तलिफ़ नंबर ऑफ़ थ्रेड्स को कर्नल की मदद से जो है वो एक्टिवेट कर सकें। इसके बाद हमारे पास थ्रेड लोकल स्टोरेज होती है। थ्रेड लोकल स्टोरेज ये बेसिकली अलाउ कर रहा होता है हर थ्रेड को कि वो उसकी अपनी एक कॉपी बनाए। अलाउज ईच थ्रेड टू हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ डाटा, यानी जितने भी थ्रेड्स हों उनके पास उनकी अपनी डाटा की एक कॉपी होनी चाहिए। इसकी ये उस वक्त यूज़फुल है जब हमारे पास थ्रेड के ऊपर हम क्रिएशन के ऊपर हमारे पास कंट्रोल हो, यानी कि हम थ्रेड पूल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम TLS जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास लोकल लाइब्रेरीज से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास लोकल लाइब्रेरीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फंक्शन के लिए विजिबल होती हैं, जबकि TLS जो होता है वो हमारे पास पूरे फंक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल होता है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैटिक डाटा होता है, हमारे पास जो TLS है ये हमारे पास यूनिक होता है, वो हर थ्रेड के लिए हमारे पास ये बेसिकली यूनिक होता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक विंडोज़ थ्रेड्स हैं और हमारे पास लिनक्स के थ्रेड्स हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो बेसिकली विंडो थ्रेड है, विंडो इम्प्लीमेंट्स द विंडोज़ API। विंडो के अंदर हमारे पास विंडो API क्रिएट की जाती है। आमतौर पर ये API जो है ये विंडोज़ 98 के लिए, विंडोज़ NT के लिए, विंडोज़ 2000 के लिए, विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर हम 1-to-1 मैपिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम कर्नल लेवल की मैपिंग करते हैं। हमारे पास जो थ्रेड्स हैं उसके अंदर हमारे पास थ्रेड्स जो होते हैं उसका एक जो है उसका एक थ्रेड ID होगा, दूसरे नंबर के ऊपर उसका एक रजिस्टर सेट होगा जो कि प्रोसेसर के जो है स्टेट को बता रहा होगा। इसी तरह हमारे पास एक सेपरेट यूज़र और कर्नल स्टैक्स होंगे जिसके अंदर थ्रेड जो है वो रन करेगा, उसको हम यूज़र मोड और कर्नल मोड कहेंगे। इसी तरह उसके अंदर आपके पास एक प्राइवेट डाटा स्टोरेज एरिया होगा जिसको हम मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ की मदद से और डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ की मदद से हम उसको चला रहे होंगे। और जो हमारे पास रजिस्टर सेट्स हैं, स्टैक्स हैं और प्राइवेट स्टोरेज एरियाज़ हैं, इन सब को कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्रेड जो है वो सारे कहलाते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी जो डाटा स्ट्रक्चर है किसी भी थ्रेड का विंडोज़ के अंदर, उसके अंदर हमारे पास ये 3 हमारे पास थ्रेड्स हैं। इसको हम थ्रेड कहते हैं। एग्जीक्यूटिव थ्रेड ब्लॉक, इसके अंदर इट इंक्लूड्स पॉइंटर टू प्रोसेस टू विच थ्रेड बिलोंग्स एंड टू के थ्रेड इन कर्नल स्पेस, यानी पॉइंटर होता है किस थ्रेड को से वो बिलोंग कर रहा है और दूसरा जो हमारे पास हो रहा होता है वो कर्नल थ्रेड की तरफ उसको देख रहा होता है।
इसके बाद हमारे पास के थ्रेड है, कर्नल थ्रेड ब्लॉक शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन इन्फो, कर्नल मोड स्टैक पॉइंटर टू द TEB इन द कर्नल स्पेस। इसका जो के थ्रेड है इसका काम शेड्यूलिंग करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, इन्फॉर्मेशन को कर्नल मोड के स्टैक को देखना और जो TEB की तरफ है उसकी तरफ उसको पॉइंट करना। TEB थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक, थ्रेड ID, यूज़र मोड स्टैक, थ्रेड लोकल स्टोरेज इन द यूज़र स्पेस। तो इसके अंदर आपके पास थ्रेड IDs होते हैं, मुख्तलिफ यूज़र मोड्स होते हैं और हमारे पास कुछ लोकल स्टोरेज जो होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है। हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है किसी भी विंडो थ्रेड का, ई थ्रेड है, इसके अंदर थ्रेड स्टार्ट्स एड्रेसेस, इसके अंदर एड्रेसेस होते हैं, पॉइंटर होते हैं जो कि पेरेंट प्रोसेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास के थ्रेड को पॉइंट कर रहे होते हैं। इसके अंदर शेड्यूलिंग सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन होती है और कर्नल का स्टैक होता है, और ये हमारे पास जो दोनों प्रोसेस हैं ये बेसिकली कर्नल स्पेस के अंदर हो रहे होते हैं। और TEB ये हमारे पास यूज़र स्पेस में होता है जिसके अंदर थ्रेड का आइडेंटिफायर, यूज़र के स्टैक्स हैं, थ्रेड लोकल स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमारे पास विंडो थ्रेड के अंदर मौजूद होती हैं। लिनक्स के थ्रेड्स के अंदर हमारे पास इसको हम टास्क कहते हैं, थ्रेड्स की बजाय लिनक्स के अंदर हम इसको, काम वही सेम ही होता है लेकिन इसको हम टास्क कहते हैं। हमारे पास जो थ्रेड को जब क्रिएट करना होता है उसके लिए हमारे पास कमांड क्लोन की कमांड होती है, सिस्टम कॉल होती है। ये जो क्लोन होती है ये किसी भी चाइल्ड टास्क को अलाउ करता है कि वो एड्रेस स्पेस को पेरेंट टास्क के प्रोसेस को जो है वो शेयर करे। इसके हमारे पास मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, क्लोन FS फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड, क्लोन VM द सेम मेमोरी स्पेस इज़ शेयर्ड, क्लोन सिंगल्स हैंडल्स आर शेयर्ड, क्लोन फाइल्स द सेट ऑफ ओपन फाइल्स इज़ शेयर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं जो कि हमारे पास लिनक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर है थ्रेड्स का, इसकी हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि हमने जो हमारा लास्ट वीक लेक्चर था और इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने थ्रेड के बारे में बात की थी। थ्रेड बेसिकली ये हमारे प्रोसेस के फ़्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने बात की थी मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फ़्लोज़ होते हैं और उनको एक ही वक्त में एक ही एड्रेस स्पेस की मदद से उन सबको कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा ये है कि इससे हमारे पास जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो बढ़ जाती है। इसके यूज़र किसका जो रिस्पॉन्स होता है, यूज़र की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है वो इंक्रीज़ होता है। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोसेस के दरमियान में शेयर हो रहे होते हैं। उसकी इकॉनमी और उसकी स्केलेबिलिटी इशू जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं और हमारे पास उसका इफ़ेक्ट जो है वो मल्टीपल कोर्स के ऊपर बेहतर पड़ रहा होता है। तो हम मल्टीपल कोर्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मल्टी थ्रेडिंग के हमारे पास जो असरात हैं वो बहुत अच्छे उसमें आ रहे होते हैं। फिर हमने यूज़र लेवल थ्रेड्स पढ़े थे। ये वो थ्रेड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर को तो नज़र आ रहे होते हैं लेकिन ये कर्नल इसके बारे में नहीं जान रहा होता, यानी ये सिर्फ यूज़र लेवल के थ्रेड्स होते हैं। और जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल हैं वो हमारे पास वो कर्नल लेवल के ऊपर थ्रेड के ऊपर सपोर्ट कर रहे होते हैं। आमतौर पे जो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो फास्टर होते हैं क्रिएट करने में भी और उसको मैनेज करना। कर्नल थ्रेड की निस्बत जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो फास्ट भी होते हैं और वो क्रिएट भी मैनेज करना भी उनको आसान होता है। फिर हमने 3 मॉडल्स पढ़े कर्नल थ्रेड के 3 मॉडल्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमारे पास पहला था द मैनी टू वन मॉडल। इट मैप्स मैनी यूज़र थ्रेड्स टू अ सिंगल कर्नल थ्रेड्स। बहुत सारे यूज़र के थ्रेड्स होंगे लेकिन कर्नल थ्रेड एक ही होता है। दूसरा था द वन टू वन मॉडल मैप्स ईच यूज़र थ्रेड टू अ करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड। अगर आपके पास यूज़र के थ्रेड्स जितने यूज़र के थ्रेड्स होंगे उसी के अगेंस्ट में उतने ही कर्नल के थ्रेड्स होंगे। तीसरा था हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मैनी यूज़र थ्रेड्स टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। आपके पास बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स हैं, उन्हीं के बराबर या उनसे ज़्यादा कर्नल थ्रेड्स जो है वो भी मौजूद हो सकते हैं। जो हमारे पास जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास कर्नल सपोर्ट जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। विंडोज़ 98 के अंदर, NT 2000 के अंदर, XP और इसी तरह सोलरस और लिनक्स के अंदर हमारे पास जो कर्नल सपोर्ट है थ्रेड्स के लिए वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। 3 प्राइमरी हमने थ्रेड लाइब्रेरीज़ देखी थी जिसके अंदर हमारे पास POSIX थ्रेड्स हैं जिनको हम कहते हैं। इसी तरह Win32 थ्रेड्स हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं और जावा थ्रेड्स हैं जो JVM के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस की हमने आज बात की थी जिसके अंदर हमारे पास फोर्क और
एक्जी सिस्टम कॉल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दीगर इशू हैं उसके अंदर हमारे पास थ्रेड कैंसलेशन है, सिग्नल हैंडलिंग है और थ्रेड स्पेसिफिक डाटा है, थ्रेड पूल्स और जितनी आज हमने बातें की थी ये सारी की सारी उसके अंदर शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप इसको जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है उससे भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।